हेलो बच्चों। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सैम्पल पेपर। ठीक है, क्लास 10th का सैम्पल पेपर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये सैम्पल पेपर आपका स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें 20 एमसीक्यूज है पहले पार्ट में। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके दिया गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर से, एक पॉजिटिव इंटीजर आपका ए है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आपका बी है। ठीक है ना। और दोनों दिया गया है कि ए इक्वल टू दिया गया एक्स क्यू और वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू दी गई है, ए इक्वल टू दी गई है एक्स क्यू और वाई स्क्वायर, एक्स क्यू इंटू वाई। ठीक है। और बी आपका दिया गया है, बी इक्वल टू दिया गया है एक्स वाई क्यू। दोनों पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में दिया गया है। इसके बाद से कहा गया है कि एक्स वाई आपका प्राइम नंबर है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय एलसीएम। मतलब इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर को क्या करना है, आपको पहले प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो प्रोडक्ट आप निकाल लेते हैं। तो ए इंटू बी करेंगे तो हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आपका आपके पास क्या क्या आ जाएगा, देखिएगा। एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यू, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया। उसके बाद से निकाल लेते हैं एलसीएम ए बी। तो एलसीएम ए बी आपका क्या क्या हो जाएगा, यहाँ मैं एलसीएम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि एलसीएम आपका दो नंबर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर है आपका ए, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है बी, बी आपका दिया गया एक्स वाई क्यू। तो दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो इसमें दो प्राइम फैक्टर है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है ना। उसको पहले लिख लीजिएगा। तो एक्स हो गया और इंटू वाई हो गया, दोनों प्राइम फैक्टर लिख लिए। उसके बाद से हमने देखना है कि जो प्राइम फैक्टर है उसका मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर हो गया आपका 3, 3 लगा दीजिएगा। वाई का मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वही आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ए बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यू वाई क्यू। ठीक है ना। हमने क्या किया एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने की जो भी पॉजिटिव इंटीजर है सबसे पहले उसमें क्या कर लेते हैं, उसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। और प्राइम फैक्टर करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो भी प्राइम नंबर है उसको पहले लिख लीजिएगा। और उसके बाद से देखते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है। तो एक्स का मैक्सिमम पावर आपका 3 दिख रहा है, वाई का मैक्सिमम पावर भी 3 है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, एलसीएम निकल जाता है। आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि हमें एलसीएम से डिवाइड करना है। एलसीएम तो हमने निकाल लिया, एक्स क्यू वाई क्यू, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू वाई क्यू। अब देखिए क्या टर्म कट जाता है, तो एक्स, यहाँ पे वाई टर्म कट गया। ठीक है ना। यहाँ पे एक्स क्यू कट गया, क्या बचेगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन हम लोगों ने कर ली। इसके बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर ये दिया है कि एक पोलिनोमियल आपका है, लीनियर पोलिनोमियल, साफ सब दिया है कि पोलिनोमियल है वाई इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई लीनियर पोलिनोमियल है। और ये लीनियर पोलिनोमियल एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी पोलिनोमियल जो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करता है उतने उसके जीरो होते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है ना। ये जो पोलिनोमियल है आपका लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये आपका लीनियर पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 1 पॉइंट पे कट करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 पॉइंट पे कट करेगा तो 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट पे कट करेगा तो 1 जीरो हो जाएगा। और जीरो कौन सा हो जाएगा, 3। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 जीरो एंड जीरो इज क्या 3, जीरो इज 3। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी 1 जीरो एंड जीरो इज 3। इसमें कुछ मैं और एक्स्ट्रा बताना जा रहा हूँ, जैसे कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पे कट करेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करेगा। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट करेगा। तो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कोई भी
ग्राफ आपको कट करते हैं उतने जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो आपका लीनियर पोलोमियल है तो 1 0 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो लाइन है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। एक लाइन आपका है A1 B1 C1, ये लाइन है आपका A1 B1 C1, दूसरा लाइन है A2 B2 C2, ठीक है ना। तो इसमें दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए कौन सा आपका, पैरेलल लाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, थर्ड, सॉरी सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तीन तरह के लाइन है, ठीक है ना। तो तीन तरह के लाइन है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग बारी बारी से। तो पहला आपका ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इंटरसेक्टिंग लाइन या सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। इसमें आपका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हो जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा A1/A2 B1/B2 और यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इसमें क्या है कि तीनों कोफिशिएंट इसकी इक्वल हो जाएंगे, तीनों कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे A1/A2 हो गया इक्वल टू B1/B2 हो गया इक्वल टू C1/C2 हो गया, ये तीनों कंडीशन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट, और इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए आपका मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और तीसरा जो कंडीशन बन के आता है, थर्ड कंडीशन जो बन के आता है, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसको आप नॉन इंटरसेक्टिंग भी कर सकते हैं। पैरेलल लाइन जो यहाँ पे दिया गया है, एक लाइन ये और एक लाइन, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे हम, क्योंकि लाइन आपका पैरेलल है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट के नेचर के बारे में जानते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 9x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई -6 और c की वैल्यू हो गई -2। ए बी सी तीनों वैल्यू आपके निकल के आ गए। अब हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट d, जिसके इक्वल होता है b² माइनस 4ac, यहाँ पे रखते हैं। तो b आपका है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए आपका है 9 और सी है -2। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 36, ये हो गया प्लस, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72। इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 8108। ये वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब d ग्रेटर देन 0 होता है, अब मैं तीन अलग अलग केस बता देता हूँ। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में रियल रूट होते हैं, रियल रूट्स आते हैं, और दोनों रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट, ठीक है, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, रियल रूट्स डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, या डिफरेंट कह सकते हैं, अनइक्वल भी कह सकते हैं, रियल रूट्स एंड अनइक्वल, अनइक्वल हो गया, ठीक है ना, रियल रूट्स अनइक्वल। तो दो रूट आपके निकल के आएंगे, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, टू रूट्स और अनइक्वल, कब, जब डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सेकेंड केस में बता दे रहा हूँ, d इक्वल टू 0, ठीक है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये हो जाएगा t लेस देन 0, d लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल, ठीक है ना। तो नो रियल,
तो नो रियल का मतलब क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका इमेजिनरी हो गया। तो हमारे यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो था, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ऑप्शन सी हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ, ठीक है ना, दो एपी है, दोनों का फर्स्ट टर्म आपका दिया गया है, ठीक है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल है। तो लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे लिख लेते हैं a1 इक्वल टू -1 है, और कॉमन डिफरेंस हम लेट कर लेते हैं डी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने डी लेट कर लिया। और दूसरा जो एपी है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म a2 इक्वल टू -8 हो गया, और कॉमन डिफरेंस आपका सेम हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब कहा गया है इसमें कि द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, दोनों का फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, तो फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म तो सबसे पहले एन ए टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसी भी एपी का जनरल टर्म एन ए टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ठीक है। हमें निकालना है फोर्थ टर्म, ठीक है, तो ए फोर पहले वाले के लिए निकाल लेते हैं, ए फोर, तो फर्स्ट टर्म क्या है जो आपका -1 प्लस 4 - 1, और डी तो आपका इक्वल हो जाएगा, इसको चाहो तो और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1 प्लस 3d, ठीक है। उसके बाद से दूसरे एपी का निकाल लेते हैं फोर्थ टर्म, तो ये हो जाएगा, इसका ए डैश नाम दे दो, ठीक है ना, ए डैश हो गया, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 4 - 1 इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस हो गया 3d। उसके बाद से कहा गया कि दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा a4 माइनस a4 डैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस 3d, एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, माइनस -8 प्लस 3d, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस 3d प्लस 8 माइनस 3d, 3d से 3d कट गया, आंसर आ गया 7। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दो एपी है, दोनों एपी का हमने फर्स्ट टर्म दिया गया है, एन टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, इससे फोर्थ टर्म निकाल लिया, और उसका डिफरेंस पूछा गया है, तो उसका डिफरेंस आपका हो गया 7, तो आंसर आपका हो गया 7, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, दो एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एक पॉइंट है 2, -3, दूसरा पॉइंट है 5, 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो सपोज कर लीजिएगा यहाँ पे कि एक पॉइंट है, मैं नॉर्मली कोई भी लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, या आप समझ सकते हो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक पॉइंट दिया गया 5, 6, और दूसरा पॉइंट दिया गया है 2, -3, ठीक है ना, और एक लाइन जो है एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो x, 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो x, 0 हो जा रहा है, ठीक है। अभी कहा गया कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही पूछा गया है, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं कि m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसमें हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला इसमें यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों सेक्शन फार्मूला होता क्या है, तो सेक्शन फार्मूला आपका होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो गया, ठीक है। और y के लिए आप निकाल सकते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। इस सेक्शन फार्मूला का यूज करके यहाँ पे हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक टर्म है x, ठीक है, तो x वाला टर्म नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ जाएगा x m n, इससे हमारा रिजल्ट निकलेगा नहीं, तो हम लोग y कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ सेक्शन फॉर्मूला ने आपको बताया था कि y इक्वल टू हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो गया।
y की वैल्यू यहाँ पे रखिए, y आपका 0 है, m इंटू वाई टू आप ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस n इंटू वाई 1 हो जाएगा -3 अपॉन m प्लस n हो गया। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 6m माइनस 3n। इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 6m इक्वल टू 3n हो जाएगा। अब इसको हमें रेशियो निकालना है, तो m अपॉन n हो जाएगा आपका, m अपॉन n हो जाएगा 3/6, 3 से कट जाएगा तो 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या है, 1:2, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 1:2, तो 1:2 आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे निकाला हमने, सेक्शन फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, सेक्शन फार्मूले में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, y ऑर्डिनेट 0 है, ठीक है ना, तो y 0 हम ले लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, x देने कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ से y निकल गया ना, y कोऑर्डिनेट से यहाँ से रेशियो निकल गया, तो फिर हम x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जो जरूरत था उन्हें हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अ पॉइंट एक्स वाई इज एट ए डिस्टेंस, ठीक है ना, 5 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 0। ठीक है, इसके बाद से कंडीशन दिया है कि 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ से अब कहा गया है कि हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप आ जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी 5 डिस्टेंस यहाँ पे यूनिट लगाएंगे तो यहाँ भी आ सकता है पॉइंट, यहाँ भी आ सकता है पॉइंट, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आपके हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि ओरिजिन से आपके 5 यूनिट्स पे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। कैसे हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट हम ओरिजिन से 5 यूनिट तक ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, एक बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है आपका डी ई सी, डी ई सी, दोनों ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब मैं बताऊंगा सिमिलर कैसे है। तो सिमिलर होने के लिए सिमिलरिटी के कुछ कंडीशन आपको बताया गया है, उसमें से ध्यान देने देने वाली बात यह है कि कौन सा हम कंडीशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो बड़े ट्रायंगल में कंडीशन दिया गया है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। कौन सा पैरेलल है, डी और ए बी, ए लाइन डी और ए बी आपके पैरेलल है। और यहाँ पे हमने क्या किया, पैरेलल है, उसके बाद से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये आपका जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एक सेम एंगल बनेगा, ये आपका ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम दे सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों में इक्वल हो जाएगा। और एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल सी कॉमन हो जाएगा, एंगल बी और एंगल ई आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए लाइन और ए लाइन दोनों पैरेलल है। तो दो कंडीशन मिल जाएगा, बाई, मैं लिख दे रहा हूँ, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ठीक है ना, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो सिमिलरिटी के कुछ कंडीशन भी लगा देते हैं। क्या कंडीशन है कि साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि ए बी अपॉन डी इक्वल टू, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी, दोनों आपके इक्वल है। हमारा काम जो आंसर इसी से निकल जाएगा, दो साइड का रेशियो हम इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ए बी क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ए बी इक्वल टू ए है, उसके बाद से डी आपका एक्स दिया गया है, और बी ई इक्वल टू हमें निकालना है बी सी। तो यहाँ सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, बी सी इक्वल टू हम लिख लेते हैं, बी सी इक्वल टू, बी सी यहाँ से निकाल लेते हैं, बी सी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी ई प्लस ई सी, दोनों का सम आपका हो गया बी ई प्लस ई सी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ई दिया गया है बी, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ बी सी इक्वल टू बी, अब प्लस ई सी दिया है सी, तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस सी।
तो यहाँ पे रख देते हैं बी प्लस सी। ई सी क्या दिया गया है, ई सी यहाँ पे गिवन है सी, तो ये अपॉन सी हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू एक्स। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू पूछी गई थी यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो वैल्यू हमें पूछा गया है तो वही निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पूछा गया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने, सिमिलरिटी रूल लगा लिए, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से हमने सिमिलरिटी दिखा दी है। और सिमिलर है तो इनके बाई सीपीसीटी से क्या करेंगे, बाई सीपीसीटी से ये दिखा देंगे कि साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक सर्कल है, वो आपका सेंटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू। पी क्यू आपका कॉर्ड है, मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर। ये एंगल आपका कितना है, 50 है, ये एंगल आपका दिया है 50 डिग्री, ठीक है। तो बाकी ये 50 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो है, मैंने आपको बताया था, टेंजेंट जो है रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये अगर 50 है तो क्या हो जाएगा 40, क्योंकि टोटल आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया गया इसमें, टेंजेंट पी आर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट पी, देन द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ द सेंटर, ठीक है ना। अब ये जो कॉर्ड के थ्रू हमारा जो एंगल है यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि पी ओ इक्वल टू ओ क्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका रेडियस है, ठीक है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दो साइड इक्वल है तो उनके दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये अगर 40 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 40 हो जाएगा। और तीसरा एंगल ऑटोमेटिक हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, 180 माइनस 80। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 100। 180 माइनस 80 डिग्री कर लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 100। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आपका एक क्वाड्रेटल है, ठीक है ना। और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। इसमें पी क्यू की लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर की लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, और आर एस की लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर। और लेंथ आपको फाइंड करना है एस पी। एस पी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसमें सेंटर कोई भी लेट कर लीजिएगा कि सेंटर आपका, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। सर्कल जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं कि कोई भी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट बनाते हैं, मैं यहाँ पे बना के बता दे रहा हूँ। एक सर्कल है, इसके बाहर कोई पॉइंट है, और यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो पहली बात तो जो पॉइंट आपके सर्कल के बाहर है उससे मैक्सिमम दो टेंजेंट बना सकते हैं। यहाँ से सर्कल पे दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और थ्योरम में हमने प्रूव कराया था कि दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। इसमें भी वही काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक मैं P से स्टार्ट कर लूंगा या Q से स्टार्ट कर लूंगा, आप लोग जहां से स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ Q से। तो Q एक पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, यहाँ से एक टेंजेंट ए हो गया, एक टेंजेंट ए हो गया। तो दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। हम लेट कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपका एक्स है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल आपकी 15 है। और एक तरफ का डिस्टेंस हमने एक्स लेट कर लिया, तो दूसरे तरफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स हो गया। अब जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका 14 है, तो माइनस कर देंगे 14 माइनस 15 माइनस एक्स। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 14 माइनस 15 हो जाएगा प्लस एक्स, तो हो जाएगा -1 प्लस एक्स, या इसको कह सकते हैं x-1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x-1। तो ये डिस्टेंस भी आपका x-1 हो जाएगा।
ये डिस्टेंस आपका x है तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपका 12 है। और यहाँ से यहाँ तक का 12 माइनस एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब इस टोटल डिस्टेंस को निकाल लेते हैं ऐड करके। तो पी एस या एस पी जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एस पी इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस 12 माइनस एक्स। एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे -1 प्लस 12 इक्वल टू 11। 11 ऑप्शन आपका डी है, तो डी आपका आंसर है करेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, गिवन है साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ पे आपका दिया है साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी। हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिटी यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। हमने क्लास 10 में 3 तरह की आइडेंटिटी पढ़ी थी। यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू दी गई है, कॉस निकालना है, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इसको दूसरे साइड शिफ्ट कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। रूट बी स्क्वायर है, बाहर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर वैल्यू हो जाएगी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे कोई दिया है